गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक है, नया चैप्टर है हमारा जीव और समष्टियाँ। ठीक है, जीव मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यानी कि ए सिंगल पर्सन के लिए, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, अगर एक ही व्यक्ति है, कोई भी जीव है या कोई भी प्लांट है, उसके लिए क्या करते हैं हम जीव शब्द का उपयोग करते हैं। समष्टियाँ मीन्स होता है आपका पॉपुलेशन, यानी कि जो जीव पहले अकेला था वही क्या हो रहा है, उसका जो ग्रुपिंग हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इतना? तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रकृति में कोई भी जीवधारी अकेला नहीं रहता है, बल्कि उसके चारों ओर अनेक प्रकार के जैविक अजैविक घटक हमेशा उसको घेरे रहते हैं। ठीक है, जैविक घटक में क्या होंगे, जितने भी सजीव होंगे, पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या होंगे, आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक हुए जैसे आपकी मृदा है, टेम्परेचर है, हवा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आपके अजैविक घटक हो गए। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे एक डेफिनेशन कि हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और उसमें उपस्थित जितने भी जीव जंतु और जैविक और अजैविक कारक दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं और आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो जीवों एवं पर्यावरण के इन संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। किसके पारस्परिक संबंधों को, जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों। ओडम ने 1965 में 1965 में इन्होंने इसकी क्या करी थी कि शब्द दिया था पारिस्थितिकी, कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की रचना, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो इकोलॉजी है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ओकिस का मतलब होता है हैबिटेट, वासस्थान, यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं या कोई भी जीव रहता है। जैसे बाघ का वासस्थान हैबिटेट क्या हो गया, जंगल हो गया। ह्यूमंस का क्या हो गया, उनका घर हो गया। तो ये क्या हो गया, हैबिटेट, जहाँ पर वो रहते हैं। लोगस मतलब टू स्टडी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या, वासस्थान, और वासस्थान की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी है वो क्या है, जो भी उसके आसपास जैविक और अजैविक घटक हैं उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है या अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं वो ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और ये शब्द पारिस्थितिकी किसने दिया था, ओडम ने दिया था 1965 में। ठीक है, समझते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक हिरन है, आप देख रहे होंगे चित्र में। तो हिरन एक, अगर हम एक की बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या बताया था अभी आपको, जीव। एक पर्टिकुलर एक सिंगल जीव के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, या उसको जीव बोलते हैं। जब वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो हो जाती है समष्टि, यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, जब तक एक हिरन था तब तक हमने उसको क्या कहा, जीव कहा। और जब एक से ज़्यादा हो गए तो हमने उसको उस हिरन की पॉपुलेशन कह दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कम्युनिटीज़ बनती हैं। ठीक है, कम्युनिटीज़ क्या हुए कि जब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आप चित्र में देखिए, हिरन भी है, पेड़ों की कम्युनिटी भी है, और यहाँ घास की भी है, इधर झाड़ियों की भी है। तो एक से ज़्यादा पॉपुलेशन जब आपस में मिलकर इंट्रैक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, फिर इसी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, देखिए इधर खरगोश भी दिखाई दे रहे हैं आपको, हिरन भी दिखा रहे हैं, पेड़ों की समष्टि भी दिखाई दे रही है, घास है, तालाब है, इधर पेड़ है, और जैविक और अजैविक घटक इसमें सारे ही आ गए हैं आपके। एक तो क्या, जैविक जो जीवित है, दूसरा क्या, अजैविक। ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक घटक जब आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं या क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जीवों से मिलकर ही क्या बना है, हमारा इकोसिस्टम बना है। और इसमें दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये प्लांट है, तो प्लांट के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, पानी चाहिए, H2O चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, मृदा चाहिए, ठीक है। मिट्टी में ही तो उगाओगे पेड़ को। तो ये जितने भी फैक्टर हैं ये सब क्या हैं, आपके अबायोटिक हैं, यानी कि अजैविक हैं, मृत हैं, लेकिन ये पौधे को इफ़ेक्ट करते हैं। और पौधा स्वयं में क्या है, जो पौधा है वो क्या है, सजीव है, ठीक है। पौधा क्या होता है, हमेशा सजीव है, और ये सारी चीज़ें क्या निर्जीव है, लेकिन इन दोनों का इंट्रैक्शन है। अगर पौधे को जीवित रहना है तो उसको CO2 भी चाहिए, H2O भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, उगने के लिए मिट्टी भी चाहिए। तो ये आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में प्रकाश संश्लेषण की, जो पौधा है ये सारे फैक्टर उसको किसके लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण से ही क्या होगा, उसमें फूड का क्या होगा, स्टोरेज होगी, फूड बनेगा, ठीक है, अन्य जीवों के लिए। तो इस तरीके से क्या होती है, जैविक और अजैविक घटक आपस में इंट्रैक्शन करते हैं। समझ गए इतना। फिर हम बात करते हैं कि जो जीव है, जीव के बारे में भी हमने आपको बताया था कि पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक क्या कहलाता है, आपका जीव कहलाता है, ठीक है। समष्टि क्या है कि एक ही प्रजाति के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे अभी आपको हिरण का झुंड दिखाया था, तो एक ही प्रकार के जीवों की समष्टि को हम क्या कह देते हैं, समष्टि कह देते हैं। जैव समुदाय क्या हुए, एक से ज़्यादा समुदाय यानी कि समष्टियाँ आपस में मिल जाएंगी तो वो जैव समुदाय हो गया। जैसे पादप का समुदाय है, उसमें पेड़ ही पेड़ होंगे, है ना। जंतु होंगे तो उसमें क्या होगा, एनिमल ही एनिमल होंगे। सूक्ष्म जीव क्या हुए, माइक्रोब्स हुए, जितने भी अपघटक का कार्य करते हैं। जब भी कोई जीव या पेड़ पौधे की डेथ होती है तो जो अपघटक होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके सरल अणुओं में तोड़ने का काम हमेशा कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जीवों में क्या हुआ कि प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप और जंतु समुदाय साथ साथ काम करते हैं और एक ही क्षेत्र की जलवायु में निवास करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बायोम बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपका बायोस्फीयर, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बायोम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, जितने भी पृथ्वी पे जितने सारे बायोम हैं वो सब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम जीवमंडल कह देते हैं, ठीक है। समझ गए। जीवमंडल क्या हुए, जैसे कि जल के अंदर भी एक इकोसिस्टम है, जंगल का भी एक इकोसिस्टम है। तो हर तरीके का इकोसिस्टम जो भी पृथ्वी पर पाया जा रहा है उन सबको अगर हम मान लें तो इसमें कह रहा है कि प्रकृति में अनेक जैविक समुदाय अर्थात पादप जंतु साथ साथ रहते हैं और एक समान क्षेत्र में जलवायु में निवास करते हैं या अलग अलग जलवायु में निवास करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीवोम बोलते हैं। लेकिन जब यही जीवोम क्या हो रहा है, वृहद स्तर पर काम कर रहा है, यानी कि पूरी ऑल ओवर जो हमारी पृथ्वी जितना फैला है उसमें ये जो बायोम है अलग अलग हैं और इनको अगर आपस में हम मिला दें तो ये जीवमंडल या बायोस्फीयर बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका जीव और इसका पर्यावरण, ठीक है। जीव और इसका पर्यावरण क्या है, अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो जीव क्या होगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसके एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी प्लांट्स के लिए बताया हमने, जो पौधा है वो तो जीवित है लेकिन उसको क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए, H2O भी चाहिए और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये सब क्या है, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर एक साथ मिलकर वातावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे जो हमारे काम आएगी और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे से हम क्या करते हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कार्यिक पारिस्थितिकी है जिनमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में भी पर्यावरण के क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं और अपनी संख्या को निरंतर क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसके झुकाव के वजह से क्या होती है, तापमान में गिरावट
आती है या तापमान बढ़ता है, और जिसके फलस्वरूप ऋतुएं भी क्या होती हैं, परिवर्तन होती है। अभी दिखाते हैं आपको चित्र में कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है। इस तरीके पे क्या है, 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। तो सूर्य का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने आता है वहाँ पर क्या होता है, समर यानी कि गर्मी होती है, और जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ पर क्या होता है, जाड़ा होता है। तो यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी जीवित जीव को या वातावरण को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसके वजह से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पृथ्वी पर जीवित रह सकेंगे। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, हमको इफ़ेक्ट करते हैं। फिर ये परिवर्तन वर्षण मिलकर प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मरुस्थल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वो एरिया क्या हो गया, आपके मरुस्थल हैं कि वहाँ पे प्लांट्स क्या होंगे, कम से कम होंगे। वर्षावन और टुंड्रा, ठीक है, तो जहाँ पर क्या है ज़्यादा बारिश होगी और ठंड होगी तो वो टुंड्रा हो गए, और जहाँ पर क्या है वर्षा भी हो रही है, टेम्परेचर भी हाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्षावन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, मिलकर किसी भी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण बहुत से कारकों से मिलकर बनता है। ठीक है, और अतः जीव उस पर्यावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित भी कर लेते हैं। अनुकूलन क्या हुआ कि किसी भी परिवेश में या किसी भी वातावरण में अपने को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। वातावरण में अनेक प्रकार के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक का पौधों एवं अन्य जीवधारियों पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अगर जो भी है उसके फिजिकल फैक्टर हैं, केमिकल हैं, इन सब का हमारे और अन्य जीवों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर जो प्रमुख अजैविक कारक हैं वो क्या है बच्चों, टेम्परेचर है। ठीक है, तापमान क्या होगा, अधिक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जैव विविधता है वो क्या होगी, कम होगी। जैसे आपका है राजस्थान मरुस्थल है या सहारा डिज़र्ट है, मरुस्थलों में क्या होता है, पानी की कमी होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर को क्या हो रहा है कि जो हमारी पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तापमान पारिस्थितिकी रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख पर्यावरणीय कारक है, क्योंकि पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में तापमान 0 से लेकर ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ठीक है सॉरी। इसके बाद कुछ आवासों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है, जैसे गर्म झरने हैं। ठीक है, गहरे सागर हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वहाँ के अलग अलग रीजनों में क्या हो रहा है, अलग अलग वातावरण है। कहीं पर ठंडा है, कहीं पर क्या है, गर्म है। समझ गए इसको। तो टेम्परेचर भी क्या करता है, हमको अनेक तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर है आपका जल। तो आपको पता है कि जल ही क्या है, जीवन है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी सूख जाएंगे। तो जल भी क्या है, एक आवश्यक घटक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए और पौधों की कायिक वृद्धि के लिए भी जल क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जिस मिट्टी में क्या होगी, लवणता ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। फिर आपका प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या है, अभी शुरू में ही आपको बताया कि जो प्रकाश है वो सोलर एनर्जी है। ठीक है, सूर्य ही एकमात्र ऐसी एनर्जी है जो हमको क्या है, मिलता है। तो जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, और जो बीज हम बोते हैं उनमें प्रकाश के वजह से और पानी के वजह से ही अंकुरण होता है। ठीक है, मेन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करना, भोजन का निर्माण करना क्या है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी और भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो उससे हमारा क्या होगा, जीवधारी क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। फिर आता है आपका सॉइल। ठीक है, तो मिट्टी भी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारी चीज़ें। तो मिट्टी भी क्या है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग होती है। ठीक है, कहीं पर क्या होगा, उसमें उसका जो pH है कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर वो अम्लीय हो जाती है, कहीं पर क्षारीय हो जाती है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो मिट्टी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो यानी कि अजैविक कारक क्या क्या हो गया हमारे पास, एक तो क्या हो गया, प्रकाश हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, तापमान हो गया। ठीक है, पानी हो गया और मृदा हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, और हवा।
ठीक है। हवा में क्या क्या हो गया आपके, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, N2 होगी, सारी जितनी भी गैसेस हैं ये सब अजैविक घटक हैं और ये क्या करती हैं, जीव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, अफेक्टेड करती है। ठीक है, ठीक है। इसमें फिर एक आपका चित्र है, ये तो बायोस्फीयर है आपका, अभी शुरू में ही समझाया था कि अगर एक जीव है तो वो इंडिविजुअल के लिए क्या कहेंगे, हम उसको जीव कहेंगे। ठीक है, फिर इनकी संख्या ज़्यादा बन जाती है तो उसको पॉपुलेशन कहेंगे। एक से ज़्यादा समष्टियाँ तो कम्युनिटी हो गई, फिर वो इंटरेक्ट कर रहा है अपने वातावरण से तो इकोसिस्टम हो गया। एक से अधिक इकोसिस्टम साथ में काम कर रहे हैं तो वो बायोम हो गया। और पृथ्वी पे जितने भी बायोम हैं वो मिलकर क्या करते हैं, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका ये समुद्र के अंदर का है, ये फ़िश है, ये फ़िश की पॉपुलेशन होगी और ये सारा अंदर इसकी क्या होगी, कम्युनिटी हो गई। ठीक है, अब ये चित्र है आपका एनसीईआरटी का। कल ये आपको लाइव क्लास में भी समझाया था, क्योंकि लाइव में कम बच्चे जुड़ रहे हैं इसलिए आपको मुझे दोबारा वीडियो बनाकर आपके लिए भेजना पड़ रहा है। ठीक है, इस सबको आप अपनी कॉपी में करेंगे तो इसको समझते हैं थोड़ा। हमने एक ग्राफ बनाया है, इसमें हमने एक साइड क्या लिया है, औसत वार्षिक तापमान लिया है। ठीक है, टेम्परेचर लिया है। दूसरी ओर हमने इसमें औसत वार्षिक वर्षा को दर्शाया है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आप यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, 0, फिर यहाँ से जो बढ़ रहा है तो टेम्परेचर 5, 10, 15 ऐसे करके बढ़ रहा है और नीचे की ओर क्या है, माइनस में। और ये बारिश क्या है, 50 सेंटीमीटर टू 450 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो पहला जो इसमें है मरुस्थल का एरिया है, तो इसमें टेम्परेचर कितना है आपका 25, 5 से 25, तो इट मीन। और नीचे अगर हम बारिश को देखें तो 30 के करीब सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई है। और बारिश भी क्या है, जो रेन है उसका भी प्रतिशत क्या है, काफ़ी कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो जीवधारी हैं वो कम से कम होंगे। ठीक है, तो कम से कम होंगे तो कैसे आएगा, देखिए ये क्या है आपका मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, देखिए कटीली झाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे पेड़ हैं, वन भी नहीं है, और सांप हैं, चूहे हैं और ऊँट जैसे जीव यहाँ पर, जिनको पानी की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे जीव मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो मरुस्थल की जो जैव विविधता है, ठीक है, मरुस्थल की जो जैव विविधता है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक तो जो वर्षा है वो कम है और जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे मरुस्थल हो गए। दूसरा है इसमें घास का स्थान, घास स्थल, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर देखें 5 to 25 है। टेम्परेचर कितना है आपका 5 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम बारिश की बात करें तो 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर क्या उगेगी, घास उगेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वन की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बारिश क्या है, 150 से अबव है। यहाँ देखिए 420 तक सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है और टेम्परेचर कितना है 20, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर 20 है और बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर की जो जैव विविधता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। देखिए यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा है यहाँ पर और टेम्परेचर भी कितना है 20 के करीब है। तो यानी कि ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के लिए। तो यहाँ की जो जैव विविधता होगी वो क्या होगी, काफ़ी रिच होगी, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। अब देखिए पेड़ पौधे हैं तो फूड का निर्माण करेंगे, फलों का निर्माण करेंगे, तो उनको खाने के लिए कौन आएगा, जीव जंतु आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर की जो जैव विविधता होगी वो सबसे अच्छी होगी। ठीक है, फिर शीतोष्ण वन है, इनका टेम्परेचर भी है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और बारिश की बात करें तो 100 से लेकर, ठीक है, यानी कि 60 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। तो यहाँ पर भी वन पाए जाएंगे, शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। ठीक है, तो वन पाए जाएंगे तो उसमें जीव जंतु भी रहने आएंगे। फिर आपका शंकुधारी वन, तो इसमें देखिए बारिश है 50 सेंटीमीटर से लेकर और टेम्परेचर है आपका 12 to 15। तो शंकुधारी वन है। तो हमारे हिमालयाज़ रीजन में शंकुधारी वन ही
पाए जाते हैं इस तरीके से शंकु के आकार के, ताकि ज़्यादा बारिश हो तो इस तरीके से स्लोप्स पे गिर जाए या बर्फ़ पड़े तो भी ये क्या गिर जाए, तो यहाँ पर की जैव विविधता भी अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम में आपको अलग अलग क्षेत्र दिखाए गए हैं, जिसमें क्या दिखाया है कि जो टेम्परेचर है और जो पानी है यानी कि जो वर्षा है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी स्थल को क्या करने के लिए, जैव विविधता के लिए, यानी कि पेड़ पौधों के लिए या वहाँ पे रहने वाले जीवों को अनुकूलित करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। फिर लास्ट में हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव और अल्पाइन टुंड्रा, यानी कि यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना आ रहा है आपका -10, 0 से लेकर -10 के बीच में आ रहा है, -10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हमेशा क्या रहेगी, आपकी बर्फ़ रहेगी। तो यहाँ पे कुछ ही जीव मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या आंस का मिल सकता है, भालू मिल सकता है, ध्रुवीय भालू जिसको बोलते हैं, वाइट कलर का होता है। तो उसमें अनुकूलन के लिए क्या लगे रहते हैं, फर लगे रहते हैं, ताकि उसको ठंड ना लगे। बहुत कम से कम जीव यहाँ पर पाए जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है बच्चों, डाउन है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है।